आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है मध्य प्रदेश भोपाल के पास के एक गांव की, और ये कहानी है सुरेश की। सुरेश जो कि एक कंपनी में नौकरी करते हैं। इनकी पत्नी का नाम है रंजना और इनका एक बेटा है 6 साल का जिसका नाम है अतुल। बहुत प्यारी सी फैमिली है और अतुल अपने बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता है। अतुल और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है सुरेश, और बड़ा सा प्यारा माहौल है इनके घर में, और ये अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। और देखिए, ये एक किराए के मकान में रहते हैं, फिर भी जॉब अच्छी खासी है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर अपना जो है मकान जानबूझकर नहीं लिया है, क्योंकि ये किसी और शहर से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर इनका खुद का घर है, बहुत अच्छा घर है। यहाँ पर ये नौकरी की वजह से हैं, लेकिन ये अपने बीवी और बच्चे की हर विश पूरी करना चाहता है। तो अब टाइम था दशहरे के आसपास का, और दशहरे पर मेला लगता है। शाम को जब सुरेश अपनी ड्यूटी से घर आया तो इसका जो बेटा है अतुल, छोटा सा 6 साल का, वो मेले में जाने के लिए जिद करने लगा कि पापा मेरे को मेला देखना है। इसे मेला देखना बहुत पसंद था। तो सुरेश ने अपनी बीवी को मतलब रंजना को कहा कि तुम भी रेडी हो जाओ, हम सब लोग मेला देखने चलेंगे। और जो मेला था वो इनके घर से करीब 25-30 किलोमीटर दूर था। तो उन्होंने अपनी कार उठाई और तीनों के तीनों अपनी कार में बैठकर मेले के लिए चल पड़े। सुरेश गाड़ी ड्राइव कर रहा था कार, और रंजना साइड सीट पर बैठी थी और अतुल पीछे खेल रहा था, पीछे वाली सीट पर मस्ती कर रहा था। तो अचानक से जो है, ये भी काफी दूर जा चुके थे घर से, करीब 10-12 किलोमीटर। तो सुरेश को लगा कि मैं किसी गलत रास्ते पर आ गया हूँ। ये रास्ता बहुत जंगल भरा था, लेकिन तभी वहां पर एक पत्थर लगा हुआ था, जो रोड के साइड में पत्थर लगे होते हैं, उस पर लिखा हुआ था कि मीरपुर जो है 10 किलोमीटर दूर है। मीरपुर, जहां पर इनको मेला देखने के लिए जाना था। तो इसने सोचा कि हो सकता है कोई शॉर्टकट हो, और ये उसी रास्ते पर चलता रहा। लेकिन अचानक से इसकी गाड़ी की डिग्गी से कुछ आवाज आने लगी। सुरेश ने जैसे ही ब्रेक लगाए तो रंजना ने बोला क्या हुआ? तो सुरेश ने कहा डिग्गी से कुछ आवाज आ रही है। तो रंजना ने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो सुरेश ने सोचा कि पूरे दिन ड्यूटी की है, शायद थकान की वजह से मुझे ऐसा लग रहा होगा। सुरेश ने फिर से गाड़ी ड्राइव करनी शुरू की। थोड़ी दूर ही चले थे कि अचानक से इसके फ्रंट ग्लास पर, शीशे पर कुछ आकर गिरा ऊपर से, और सुरेश ने फिर से ब्रेक लगाए। जैसे इसने इमरजेंसी ब्रेक लगाए तो अतुल जो पीछे खेल रहा था उसकी रोने की आवाजें आने लग गई, क्योंकि उसका जो है मुंह जो है वो आगे जाकर लगा और उसको चोट लग गई थी। उसके चेहरे से, होठ के पास से खून आ रहे थे। तो रंजना फटाक से खिड़की खोलकर पीछे गई, अतुल को गोद में ले लिया रंजना ने। और सुरेश ने कहा बेटा कुछ नहीं, सब ठीक है, कुछ शायद आकर गिरा था। इसने जब उतर के नीचे देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया ऐसा, और ये फिर से गाड़ी ड्राइव करने लग गया। थोड़ी देर बाद फिर सही से ऐसा लगा कि जैसे डिग्गी से किसी की आवाज आ रही है, कोई डिग्गी में बंद है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। काफी इसने अपने माइंड को इधर उधर करने की कोशिश की, लेकिन आवाजें बहुत ज्यादा आने लग गई थी। अब इसने फिर से गाड़ी को रोका और अपनी पत्नी को, रंजना को बोला कि मैं अभी 1 मिनट में डिग्गी देख कर आया। जैसे उसने डिग्गी खोली सुरेश ने, तो अचानक से बहुत जोर से ये चिल्लाया। इसने देखा कि गाड़ी की डिग्गी में एक इंसान का कंकाल पड़ा है, और ये डिग्गी से एकदम से 2 कदम पीछे हो गया। रंजना उतर कर नीचे आई, लेकिन अतुल उस टाइम तक गाड़ी में सो चुका था। अतुल को गाड़ी में रंजना ने सुला दिया था। रंजना नीचे उतर कर आई, और जब इसने देखा तो ये अतुल से भी ज्यादा जोर से चिल्लाई। लेकिन रंजना ने वहां पर बहादुरी दिखाते हुए कहा कि ये कैसे, कहाँ, ये किसका कंकाल और कैसे आया गाड़ी में? तो सुरेश ने कहा मुझे कुछ नहीं पता। तो उसने कहा कि एक काम करो, इसको यहीं पर फेंक दो उतार के। सुरेश ने कहा कि मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता, मुझे बहुत डर लगता है। तो रंजना ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं उठा के फेंक देती हूँ। और रंजना ने अपने दोनों हाथों से उस कंकाल को उठा के रोड के साइड में फेंक दिया। सुरेश फिर से गाड़ी ड्राइव करने लग गया, लेकिन जैसे साइड मिरर से, जो गाड़ी के सामने जो मिरर होता है, उसमें जब उसने देखा
तो पीछे काफी दूर ये निकल लिया था, शायद 2-3 किलोमीटर। लेकिन जब इसने साइड में फ्रंट मिरर से देखा तो पीछे रंजना और अतुल इसको दिखाई नहीं दिए। अब ये जोर से चिल्लाया, रंजना रंजना। तो रंजना ने आवाज दी, हाँ क्या हुआ, क्यों मेरा नाम चिल्ला रहे हो? जैसे ने मुड़ के देखा तो पीछे रंजना और अतुल दोनों बैठे हैं। जब ये मिरर में देख रहा है तो रंजना और अतुल इसे दिखाई नहीं दे रहे हैं, पीछे मुड़कर देख रहा है तो इसे दिखाई दे रहे हैं। इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गाड़ी चलाता रहा। लेकिन अब इसके साथ अजीबोगरीब सी हरकतें होने लग गई है। थोड़ी दूर चलने के बाद गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई अपने आप। इसने काफी कोशिश की, नीचे उतरकर बोनट खोलकर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया इसको। वापस जब इसने गाड़ी में देखा तो रंजना और अतुल नहीं है। इसने जोर जोर से खूब चिल्लाया, लेकिन वहां पर कोई ना रंजना की कोई पलटकर आवाज आई, ना अतुल की कोई आवाज है, और ये दोनों गाड़ी में नहीं है। इसने खूब हर तरफ देख लिया, लेकिन कोई पता नहीं लगा। अब ये रोड पर बैठकर जोर जोर से रोने लग गया है। तभी अचानक से इसने जब ध्यान से सुनने की कोशिश की तो जंगल से किसी औरत की पायलों की आवाज आ रही थी। इसने सोचा, ये तो ये समझ चुका था कि यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल है, मतलब कुछ अजीबोगरीब है, कोई प्रेत, कोई चुड़ैल, कुछ ना कुछ तो है। लेकिन इसके समझ में नहीं आता ये उस पायलों की आवाज के साथ साथ हो लिया, क्योंकि अपना बच्चा और बीवी इसे जान से ज्यादा प्यारे थे और इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी उनकी जान बचाना। हालांकि ये बहुत डरपोक था, लेकिन फिर भी ये उस आवाज के पीछे पीछे जंगल में हो लिया। काफी अंदर तक जाने के बाद इसे अचानक से वो आवाजें आने बंद हो गई। अब ये बेचारा वहीं बैठ गया, बैठकर फिर से रोने लग गया जोर जोर से। लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से इसकी गाड़ी में ऐसा लगा जैसे गाड़ी का हॉर्न बजा है। तो इसने सोचा हो सकता है रंजना गाड़ी के पास आ गई और वो हॉर्न के इशारे से मुझे बुला रही है। ये वापस गाड़ी के पास गया तो गाड़ी में फिर से कोई नहीं है, और अब इसने देखा तो गाड़ी में चाबी भी नहीं लगी हुई है। अब ये रोड पर बैठकर रोने लग गया। सुनसान रोड है, कोई व्हीकल भी नहीं आ रहा है, और यहाँ पर इसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। काफी देर जब इसको रोते रोते हो गई तो इसने देखा कि किसी गाड़ी की हेडलाइट जो है इसके चेहरे पर लगी। कोई गाड़ी सामने से आ रही थी और ये गाड़ी के सामने बिल्कुल हाथ ऐसे करके खड़ा हो गया, मतलब उसको रोकने का इशारा इसने किया गाड़ी को। गाड़ी वाला इसके पास आया और उसने पूछा, हाँ भाई साहब क्या हुआ? उस गाड़ी में एक ही इंसान बैठा था और वो उसको समझते देर नहीं लगी कि इसके साथ कोई दिक्कत हुई है, ये बेचारा कोई प्रॉब्लम में है। पहले तो उसने सबसे पहले अपनी गाड़ी में उसके एक पानी की बोतल रखी थी, वो इसे दी। सुरेश ने थोड़ा पानी पिया और फिर सारी बातें उसको बताई। उसने कहा कि तुरंत गाड़ी में बैठो और तुम्हारी बीवी और बच्चे किसी काली शक्ति के कब्जे में हैं। और उसने गाड़ी में तुरंत सुरेश को बिठाया और एक तांत्रिक के पास लेकर गया, जो कि वही जंगल में कहीं रहता था। और तांत्रिक के पास काफी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन उस इंसान ने ले जाकर सुरेश को सीधा उस तांत्रिक के पास बिठा दिया और सुरेश ने सारी बातें उस तांत्रिक को बताई। तांत्रिक ने कहा कि हमें अभी चलना होगा। तांत्रिक ने एक ठेले में कुछ सामान डाला, पता नहीं क्या क्या डाला, लेकिन इनके साथ वो गाड़ी में बैठ लिया। जो इंसान इसकी मदद कर रहा था उसी की गाड़ी थी, और तांत्रिक भी बैठ लिया। और सुरेश से पूछा कि किस जगह तुम्हारी गाड़ी, वो मतलब कंकाल तुमने कहाँ फेंका था? उसी जगह तांत्रिक उसको लेकर चला गया और तांत्रिक ने वहां जमीन पर बैठकर कुछ मंत्र वगैरह बोलना शुरू किया। और इन्होंने देखा ऊपर, जब तांत्रिक ने थोड़ी देर बाद ऊपर देखा तो एक चील इनके ऊपर से घूम रही थी। जब सुरेश और उस आदमी ने भी ऊपर देखा तो हाँ, चील इनके पास घूम रही थी और आकर वो इनकी गाड़ी पर बैठ गई है। तांत्रिक ने अपने थैले से कुछ सफेद सा पाउडर सा निकाला और उस चील के ऊपर फेंक दिया, लेकिन वो चील काव काव करती, मतलब जोर जोर से चिल्लाती हुई और उड़ गई। तांत्रिक ने कहा कि ये मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है और तुम्हारा बीवी और बच्चा इसके कब्जे में है। वो अपनी मर्जी का कोई भी काम, मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी उनसे करवा सकते हैं। तो अब सुरेश जो है और भी ज्यादा घबरा गया था और उसने तांत्रिक के सामने हाथ जोड़कर कहा कि अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? तो तांत्रिक ने कहा, हाँ एक रास्ता और है अभी। तो सुरेश ने जल्दी से कहा, हाँ बताइए क्या, मुझे क्या करना होगा? मुझे अपनी बीवी बच्चों की जान हर हाल में बचानी है। तो तांत्रिक ने कहा कि हमें जंगल के अंदर चलना होगा और वो आत्मा यहीं कहीं आसपास है। तो ये तीनों जो है, तांत्रिक, सुरेश और वो आदमी,
ये तीनों जंगल में चल पड़ते हैं और तांत्रिक ने इन दोनों के हाथ में एक एक नींबू दिया और एक नींबू अपने हाथ में ले लिया और कहा ये जब ये पीले कलर का नींबू जब लाल हो जाए तो समझ लेना आत्मा यहीं कहीं है, और जिसका भी नींबू लाल हो जाए मुझे बता देना। इतनी देर में जब ये थोड़ी दूर ही गए थे जंगल के अंदर, तो वो जो आदमी था उसका नींबू लाल हो गया। उसने कहा कि तांत्रिक जी मेरा नींबू लाल हो गया है, और तांत्रिक वहीं पर बैठ गया और वहीं पर उसने मंत्र वगैरह कुछ बोलने शुरू किया। अचानक से रंजना एक पेड़ से नीचे गिरी और रंजना की आवाज और हाव भाव बिल्कुल एकदम से बदले हुए थे। तांत्रिक ने अपने थैले से एक पानी की बोतल निकाली और कुछ बूंदे रंजना पर फेंकी और रंजना के शरीर से अब धुआं उठ रहा था। इनको तो सुरेश और उस आदमी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन रंजना अब इतनी अग्रेसिव हो रखी थी, मतलब इतनी खतरनाक लग रही थी कि इनके साथ ये कुछ भी कर सकती थी अगर वो तांत्रिक नहीं होता तो। लेकिन तांत्रिक ने कहा कि इस पे पूरी तरह से उस चुड़ैल का डायन का साया है। तांत्रिक ने फिर से उस पर रंजना पर पानी की कुछ बूंदे फेंकी और रंजना जो है बेहोश होकर गिर गई। रंजना को थोड़ा थोड़ा होश आया, लेकिन अभी भी वो उसकी काबू में थी। तभी तांत्रिक ने कहा कि इसका बच्चा कहाँ है, या तो तू बता दे वरना मैं तुझे यहीं भस्म कर दूंगा। तो उसने एक पेड़ की तरफ इशारा किया। जब सुरेश ने वहां जाकर देखा तो वहां पर एक गड्ढा खोद रखा था और उस गड्ढे के अंदर वो बच्चा पड़ा हुआ था। सुरेश ने उसको उठाया अतुल को, और अतुल बेहोशी की हालत में था। अतुल को उठाकर सुरेश वहां लेकर आया तांत्रिक के पास। तो तांत्रिक ने उस चुड़ैल को, मतलब रंजना के रूप में जो चुड़ैल वहां पर थी, उसको चेतावनी दी कि या तो तुम रंजना का शरीर छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। लेकिन वो शरीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तांत्रिक ने फिर से पानी की कुछ बूंदे उस पर फेंकी और एक धुआं सा जो है रंजना के शरीर से उड़ा। तांत्रिक ने कहा कि अब रंजना बिल्कुल ठीक है। उसके चेहरे पर कुछ पानी डालकर और अतुल के चेहरे पर भी कुछ पानी की बूंदे डालकर तांत्रिक ने उन दोनों को होश में लेकर आया और कहा अब तुम अपने घर पर जाओ यहाँ से सीधे, और एक पानी की बोतल उन लोगों को दी कि हर रोज 2-4 बूंदे इस पानी की रंजना को पिलानी है, वरना वो चुड़ैल कभी भी फिर से इस पर हावी हो सकती है। लेकिन उसके बाद से रंजना के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं हुई, और आज तक रंजना को ये भी नहीं पता कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, उसने क्या क्या उधर जंगल में किया था। उसके बाद आज तक सुरेश कभी मेला देखने भी नहीं गया और ना कभी बच्चों को लेकर गया, और सुरेश ने अपनी फैमिली के साथ वो शहर छोड़ दिया, जॉब छोड़ दी और अपने गांव में आ गया है अभी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई अनुभव है तो आप हमें भेज सकते हैं। मैं हर किसी का अनुभव सच मान के यहाँ से अपलोड करता हूँ। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।